नमस्कार कृषक बंधुओं। मैं सुजीत चक्रवर्ती प्रकृति कृषि तंत्र एलएलपी से पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं एक कार्यक्रम वेबिनार कार्यक्रम हिंदी में प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है वैदिक कृषि प्रशिक्षण, जिसमें मैं वैदिक कृषि के बारे में विस्तार में बात करना चाहता हूँ। इसमें 5 खंड होंगे और हर एक खंड में अलग अलग शीर्षकों पर हम बात करेंगे। पहला खंड जो है वो जैविक मिट्टी के गुणधर्म पर होगा, जिसमें हम मिट्टी के बारे में बात करेंगे, ऋतु मौसम जलवायु के बारे में बात करेंगे दूसरे खंड में। तीसरे खंड में वैदिक कृषि पंचांग के बारे में बात होगी। अ, इस प्रकार से 4 भागों में हमने इसको विभाजित किया है। पहला भाग जो है वो जैविक मिट्टी के गुणधर्म के बारे में विस्तार में बात होगी। दूसरे भाग में ऋतु मौसम और जलवायु के बारे में बात होगी। तीसरा भाग जो है वो वैदिक कृषि पंचांग के ऊपर है। और चौथा भाग जो है हरी खाद, फसल चक्र इत्यादि के बारे में है। इसका आधार है कि वैदिक परंपरा में ऋतुओं और त्योहारों का फसल चक्र के साथ गहरा संबंध है। वेदों में ऋषि मुनियों द्वारा परंपरागत खेती में लौकिक शक्तियों के प्रभाव की व्याख्या मिलती है। तो इस कारण से हमको ये समझना जरूरी है कि वैदिक कृषि जब हम करते हैं, जब हम प्राकृतिक कृषि करते हैं, तो हम वैदिक कृषि को ही अपनाते हैं। लेकिन वैदिक कृषि की अगर पूर्ण धारणा, संपूर्ण धारणा नहीं हो, तो हम आधा अधूरा करते हैं और हमें सफलता नहीं मिलती है। तो इस कारण मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर एक पूर्ण एक कार्यक्रम किया जाए, और शुरू से अंत तक। तो इसमें 5 खंड होंगे। पहला खंड जो है वो अ, वैदिक कृषि, कृषि पंचांग, जैविक मिट्टी एवं कंपोस्ट खाद के बारे में बात होगी। दूसरे खंड में फल बीज वर्ग, मूल वर्ग, फूल वर्ग और पत्ती वर्ग। क्योंकि पंचांग के अनुसार जब हम खेती करते हैं, तो सभी फसलों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 समूहों में विभाजित किया गया है। और ये 4 समूह जो है वो 4 तत्वों के आधार पर हैं। जो पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हुई है, उसमें से 4 तत्व जो हैं वो अग्नि, भूमि, वायु और नीर। इन 4 तत्वों के आधार पर सभी फसलों को 4 समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें फल बीज वर्ग है, मूल वर्ग है, फूल वर्ग है, पत्ती वर्ग है। इसके बाद तीसरा खंड जो है उसमें हम बात करेंगे हरी खाद, फसल चक्र, बीज की गुणवत्ता, खेत की जुताई इत्यादि के बारे में। चौथे खंड में बात होगी बुआई और रुपाई के बारे में। बीज की बुआई कब करनी चाहिए, कौन से बीज की बुआई कब करनी चाहिए, उन पौधों की रुपाई कब करनी चाहिए। खरपतवार के बारे में बात होगी। खरपतवार के बारे में हम यही जानते हैं कि खरपतवार हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो मैं यहाँ पे आपको खरपतवार के फायदे के बारे में जो ज्ञान है उस वो प्रस्तुत करूंगा। निराई गुड़ाई, जमीन की कटाई छटाई, पौधों की, पेड़ों की, झाड़ियों की, उनके बारे में। खेत की सिंचाई कब करनी चाहिए, इसके बारे में बात होगी। और 5वें खंड में हम फसल सुरक्षा, फसल की कटाई, फसल संरक्षण और फसल विपणन, इनके बारे में हम बात करेंगे। ये 5 खंड जो है वो अलग अलग समय में होंगे, एक साथ नहीं होंगे। उसके बारे में हम विस्तार में आपको बताएंगे। तो ये वेबिनार कार्यक्रम में हम जैविक मिट्टी के गुणधर्म में मिट्टी को हम धरती माता कहते हैं, लेकिन इसके विपरीत हम लगातार
मिट्टी के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फसलों का खराब स्वास्थ्य मिट्टी के पारिस्थितिकी तंत्र में गड़बड़ी के कारण है, जिसे प्रकृति के इस विचलन में देखा जा सकता है। तो जैविक मिट्टी के जो गुणधर्म है, इन्हीं बातों के आधार पर होगा। ऋतु, मौसम, जलवायु में निरंतर हो रहे तापमान में वृद्धि के कारण वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन एवं जल की आपूर्ति प्रभावित होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था तथा लोक स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। तो हम ऋतु, मौसम और जलवायु को समझ के उसके अनुसार हम अपनी खेती करें, तो जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। इसके लिए क्या करना होगा? हमको वैदिक कृषि पंचांग का उपयोग करना होगा। तो वैदिक सिद्धांत से खेती करने के लिए प्रकृति का पोषण एवं संरक्षण अत्यावश्यक है। वैदिक कृषि पंचांग पर आधारित ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों के प्रभाव को समझकर किसान बेहतर फसल पैदावार और स्वस्थ पौधों के लिए अपनी प्रथाओं को अनुकूलित कर सकते हैं तथा अपने काम को प्राकृतिक चक्रों और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ संरेखित कर सकते हैं। इसी प्रकार फसल चक्र का भी महत्व है। फसल चक्र ये कृषि पद्धति है जिसमें एक ही खेत में अलग अलग फसलों को एक निश्चित क्रम में उगाया जाता है। इसका उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारना, पोषक तत्वों को संतुलित करना और कीटों तथा खरपतवारों के प्रबंधन को बेहतर बनाना है। तो हम फसल चक्र को भी समझेंगे, किस प्रकार का फसल चक्र हमारे खेत में हमको उपयोग में लाना चाहिए। और उसमें एक भाग होता है, बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है खेत की उर्वरता को बरकरार रखने के लिए, हरी खाद। तो एक ऐसी फसल जिसे मिट्टी की उर्वरता और संरक्षण संरचना को बेहतर बनाने के लिए उगाया जाता है। ये फसल चक्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे दो फसलों के बीच में उगाया जाता है और फिर उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार ये 5 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और इसमें पहला खंड जो है वो वैदिक कृषि पर होगा, जिसमें वैदिक कृषि की अवधारणा, सिद्धांत, नियम एवं पद्धति के बारे में बात होगी। ये पहला खंड जो है वो 28 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा, 4 दिन। प्रत्येक खंड 4 दिन का होगा। उसमें पहले दिन हम वैदिक कृषि के बारे में बात करेंगे, जिसमें वैदिक कृषि की अवधारणा, सिद्धांत, नियम एवं पद्धति के बारे में बात होगी। दूसरे दिन या अर्थात 29 अगस्त को हम कृषि पंचांग के बारे में बात करेंगे, जिसमें पौधों के अंग के आधार पर, पौधों के भाग के आधार पर, फसलों के आधार पर सूर्य के लय, चंद्रलय, ग्रह, राशि, नक्षत्र, इनके इनका आधार क्या है, इनका प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे फसलों पर, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरे दिन अर्थात 30 अगस्त को हम बात करेंगे जीवंत मृदा। जो हमारी मिट्टी जो है, हमारी मिट्टी जितनी, मिट्टी में हम कहते हैं कि जान होनी चाहिए, तो जितनी जान होगी उतना हमारा फसल अच्छा होगा और उतना ही हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो मिट्टी का गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, उर्वरता के बारे में बात करेंगे, और मिट्टी को हमको उर्वरक बनाने के लिए, उसका कायाकल्प करने के लिए, जो मिट्टी हमारी खराब हो रही है रासायनिक खेती की वजह से, उसको पुनरुद्धार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में बात करेंगे। और चौथे दिन अर्थात 31 अगस्त को हम बात करेंगे कंपोस्टीकरण की, कंपोस्टीकृत खाद के बारे में। तो उसमें कंपोस्टीकरण क्या होता है, कैसे करते हैं, उसका कंपोस्ट बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, उसके घटक पोषक तत्व क्या होते हैं, और उससे जो हम अ, खेत के लिए जो हम खाद बनाते हैं, उसका संतुलित पोषण को हमारे पौधों को किस प्रकार करता है,
ये हम खंड एक में 28 से 31 अगस्त के बीच में हम 4 दिनों में इन सब चीज को समझेंगे। इसके बाद खंड दो 11 सितंबर से 14 सितंबर तक होगा। हम बीच में समय अंतराल रख रहे हैं, वो हमारे लिए भी सुविधाजनक है, आपके लिए भी सुविधाजनक है। और छोटे छोटे खंड में 4 4 दिन के खंड में हम इसको 5 भागों में विभाजित करके इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। खंड दो के पहले दिन अर्थात 11 सितंबर को हम फल बीज फसलों के बारे में बात करेंगे। हमने बताया था कि फसलों को 4 समूह में विभाजित किया गया, 4 तत्वों के आधार पर। तो पहला तत्व जो है वो अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व के बारे में हम बात करेंगे। अग्नि तत्व में मौसमी फसलें कौन सी आती हैं, वार्षिक फसलें कौन सी आती हैं, और बहुवर्षीय फसलें कौन सी आती हैं। तो अलग अलग भाग में, अलग अलग क्षेत्र में हमारे देश के अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो अग्नि तत्व के अनुसार जो फसलें होती हैं वो कुछ मौसमी फसलें होती हैं, कुछ वार्षिक फसलें होती हैं, और कुछ बहुवर्षीय फसलें होती हैं। तो उनको हम समझेंगे, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार दूसरे दिन अर्थात 12 सितंबर को हम भूमिगत फसलों के बारे में बात करेंगे। तो भूमि तत्व के बारे में समझेंगे, और फिर मौसमी, वार्षिक और बहुवर्षीय फसलों के बारे में, जो भूमि के नीचे जो फसलें होती है, जो फसल हम लेते हैं और वो जमीन के नीचे होती है, उनके बारे में। तीसरे दिन अर्थात 13 सितंबर को हम बात करेंगे फूलों की फसलों के बारे में। उसमें वायु तथा प्रकाश तत्व को समझेंगे, और उसके अनुसार मौसमी फसलें, वार्षिक फसलें और बहुवर्षीय फसलों के बारे में समझेंगे। और चौथे दिन अर्थात 14 सितंबर को हम पत्तेदार फसलों के बारे में बात करेंगे। उसमें नीर तत्व होता है, जल तत्व। तो जल तत्व को समझेंगे, और उसके आधार पर मौसमी फसलें, वार्षिक फसलें और बहुवर्षीय फसलों के बारे में हम बात करेंगे। तीसरा खंड हमारा प्रारंभ होगा 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में, 4 दिन। उसमें पहले दिन 4 अक्टूबर को हम हरी खाद के बारे में, हरी खाद की क्या भूमिका होती है, उसकी क्या क्या घटक फसलें होती है, कौन कौन से फसलों को हम हरी खाद में उपयोग कर सकते हैं, उसके कारण मिट्टी में क्या प्रभाव पड़ता है, मिट्टी में वायु संचार और जल निकासी किस प्रकार से प्रभावित करता है, मिट्टी को सुधारता है, उसके बारे में बात होगी। 5 अक्टूबर को हम फसल चक्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें मृदा फसल का संबंध, मिट्टी और फसल का क्या संबंध है, फसल और ऋतु का क्या संबंध है, ऋतु और तत्वों का क्या संबंध है, जो हमने 4 तत्वों की बात की, और मृदा पारिस्थितिकी, जिसको हम अंग्रेजी में सॉइल इकोलॉजी कहते हैं, इन सब के बारे में हम समझेंगे। फिर 6 अक्टूबर को हम बीज की गुणवत्ता के बारे में, क्योंकि बीज जो है वो किसी भी फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मुख्य तत्व, मुख्य ये है। तो उसके बारे में हम गुणवत्ता कारक क्या है मिट्टी, बीज के लिए, बीज की गुणवत्ता को समझने के लिए कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण है, मृदा जनित कारक कौन से हैं, बीज प्रसुप्ति या सीड डोरमेंसी को भी हम समझेंगे, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि बीज जो है वो प्रसुप्ति अवस्था में होता है, और अगर नहीं उग रहा है तो हम मानते हैं कि बीज खराब है। ऐसा नहीं है। तो बीज के बारे में हम विस्तार में समझेंगे। और फिर अंत में बीज उपचार के बारे में, कि हमको विभिन्न फसलों के बीज का उपचार किस प्रकार करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और ना करने से क्या नुकसान होता है। चौथे दिन 7 अक्टूबर को हम खेत की जुताई को विस्तार में समझेंगे। जुताई का तरीका क्या है, जुताई का एक डायग्राम होता है, वैदिक से पद्धति में जुताई करने का एक अलग पद्धति होती थी। उसको आज किसान उसको उपयोग में नहीं लाते हैं। उसको हम समझेंगे, और जहाँ पे संभव है, जिनके लिए संभव है, उस प्रकार से अगर करते हैं तो उसका फायदा मिलता है। वो हम कैसे कर सकते हैं, उसका क्या फायदा मिलता है, उसके बारे में हम समझेंगे। मिट्टी का प्रकार, किस प्रकार की मिट्टी में कैसी फसल होनी चाहिए, और उसके कारक क्या क्या हैं,
और फिर शून्य जुताई मतलब जीरो टिलेज की भी बात होती है। तो इन सब बातों को हम, जुताई से संबंधित जो भी बातें हैं उनके बारे में विस्तार में बात करेंगे 7 अक्टूबर को। फिर हमारा चौथा खंड जो है वो 24 से 27 अक्टूबर के बीच में होगा। बीच में फिर से कुछ समय अंतराल रहेगा। तो 24 तारीख को हम बुआई और रोपाई के बारे में बात करेंगे, उसके क्या क्या कारक हैं, विभिन्न प्रकार के फसलों के लिए उत्तम विधि क्या हो सकती है, क्या समय, उचित समय क्या होना चाहिए, और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। फिर 25 अक्टूबर को हम खरपतवार के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने बताया कि खरपतवार के नुकसान को तो हम समझते हैं, जानते हैं, लेकिन उससे हमें फायदा क्या होता है, खरपतवार की उपस्थिति से हमको क्या समझ में आता है। तो ये मृदा सूचक होते हैं, कीट रोग विकर्षक होते हैं, मतलब रिपेलेंट होते हैं बहुत सारे खरपतवार। कीट रोग पोषिता भी होते हैं, जो बहुत सारे खरपतवार होते हैं जो अल्टरनेट होस्ट होते हैं, जो कि कीट और रोगों को स्थान देते हैं फसलों के पहले या फसलों के बाद में या फसलों के साथ। और खेती में इनकी उपयोगिता क्या है, तो हम यहाँ पे खरपतवार के बारे में पॉजिटिव बात करेंगे, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति में ये पौधे जो हैं वो हमारे खेतों में अगर उपस्थित हैं तो हम उसके उनसे क्या फायदा ले सकते हैं। उद्देश्य हमारा यही रहेगा। इसके बाद 26 अक्टूबर को हम बात करेंगे निराई गुड़ाई छटाई के बारे में, उनकी आवश्यकता, उपयोगिता, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विकल्प एवं उपयुक्त समय, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। 27 अक्टूबर को हम सिंचाई को समझेंगे, सिंचाई के बारे में बात करेंगे। फसल और जलवायु के अनुसार उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए अलग अलग फसलों के लिए, समय के अनुसार उपयुक्त समय क्या होना चाहिए और उपयुक्त विधि क्या होनी चाहिए, इन सबको हम सिंचाई के बारे में विस्तार में समझेंगे। आप सभी लोग ये कार्य सभी करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नई बातें आपको जानने समझने को मिलेगा, और उसको उपयोग में लाएंगे तो आपको उसका फायदा अवश्य मिलेगा। पांचवा और अंतिम अंतिम खंड जो है वो 6 से 9 नवंबर के बीच में होगा, जिसमें 6 तारीख को हम फसल की सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, जिसमें जैविक और अजैविक के तनाव फसलों में होता है, उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनसे फसल को कैसे सुरक्षित रखना है। लाभकारी कीट और शत्रु कीट के बारे में, रोग, परजीवी और कुपोषण के बारे में। कुछ होते हैं जो रोग होते हैं, कुछ होते हैं जो रोग नहीं होते लेकिन परजीवी होते हैं जिससे समस्याएं होती हैं, और कुछ होते हैं जो कुपोषण, मतलब हमारे मिट्टी में पोषण की कमी है जिसके कारण कुछ समस्याएं दिखती हैं, जिसको हम कभी कभी बीमारी के अनुसार समझ लेते हैं। वो भी एक प्रकार की बीमारी है, लेकिन वो कुपोषण की बीमारी है। जैसे हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर भी कुपोषण होता है, तो अलग अलग उसका तरीका इलाज का होता है, और निवारक उपाय क्या होते हैं तो इनके लिए। तो फसल सुरक्षा के बारे में हम 6 नवंबर को बात करेंगे। 7 नवंबर को हम बात करेंगे फसल की कटाई के बारे में। फसल की कटाई तुड़ाई के समय कौन सा इष्टतम परिपक्वता अलग अलग फसलों के लिए कैसे समझा जाए, प्रकृति क्या संकेत देती है कि फसल तैयार हो गया है, उसको उसकी कटाई या उसकी तुड़ाई का समय उचित है। इसके अलावा फसल की अवस्था क्या हो है, किस अवस्था में ये कार्य करना चाहिए, उपयुक्त समय क्या होना चाहिए। जब मैं समय की बात कर रहा हूँ तो वो दिनों में और दिन के अंदर जो समय है, प्रातः होना चाहिए, दोपहर में होना चाहिए, या शाम के समय में होना चाहिए। उपयुक्त विधि और अन्य विकल्प क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात होगी। फिर 8 नवंबर को हम बात करेंगे अ, फसल को भंडारण के लिए, तो तुड़ाई के बाद तो उसको कैसे सुखाना है या फटकना होता है कुछ फसलों को, कुछ फसलों की धुलाई सफाई करनी होती है, कुछ फसलों का श्रेणीकरण करना होता है, और उसके बाद उस कुछ का प्रोसेसिंग भी कुछ की जाती है। तो इस प्रकार से हम उनको समझेंगे। और 9 नवंबर को हम भंडारण और इसके अलावा बिक्री के जो है का
उनका विपणन कैसे है उसके बारे में, उत्पादक क्रेता संबंध है, बाजार दर है, पूर्वानुमान कैसे लगाया जाए, अब संवेष्टन संकुलन कैसे करना है, प्रेषण वितरण कैसे करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, मतलब प्रेषण वितरण जैसे पैकिंग वगैरह, पैकेजिंग वगैरह, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आजकल जो अलग अलग खेतों में अलग अलग फसलों के लिए तरीके अलग अलग हो रहे हैं, तो इन सबको थोड़ा सा यहाँ से आगे हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे, कि हमारे केवल अच्छी फसल उगाने से नहीं होगा, फसल को उगा के उसको अच्छी तरीके से, उसको अगर हम बिक्री कर सकते हैं तो ही हमें पूरा लाभ मिलता है। तो इसके बारे में बात होगी। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम का विवरण जो है वो इस प्रकार है कि प्रत्येक दिन जो हमने तारीख बताए हैं उसमें शाम शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे के बीच ये 2 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें 3 सत्र होंगे 40-40 मिनट के। प्रथम सत्र जो है 7:30 से 8:10 तक होगा, जिसमें पीपीटी के द्वारा हम प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। द्वितीय सत्र जो है वो 8:15 से 8:55 तक होगा। प्रत्येक सत्र के बीच में 5 मिनट का अंतराल होगा। दूसरा सत्र भी पीपीटी द्वारा प्रस्तुति है। तीसरे सत्र में जो कि 9 बजे से 9:30 बजे या 9:40 तक होगा, उसमें हम प्रश्नोत्तर और चर्चा करेंगे। जो पहले 2 सत्र में जो हमने प्रेजेंट किया है, जो हमने बातें बताई है, उसके ऊपर आपके मन में जो प्रश्न होगा, जो बिंदुएं होंगी, चर्चा करना चाहते हैं, कुछ आप बताना चाहते हैं, तो हम उस सत्र में दोनों तरफ से ज्ञान का आदान प्रदान होगा, और कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे, इस प्रकार। तो खंड 1 जो है वो 28 से 31 अगस्त है। उसका उसके पंजीकरण की अंतिम तारीख 25 अगस्त है। और इसमें हम कंपोस्ट खाद की मदद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाकर वैदिक खेती में कृषि पंचांग की भूमिका के बारे में जानेंगे। दूसरा खंड जो है वो 11 से 14 सितंबर होगा। उसका पंजीकरण 8 सितंबर को अंतिम तिथि है। उसमें फसल के प्रदर्शन पर पंचभूत के तत्वों के रूप में ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रभाव के बारे में बताया जाएगा। तीसरा खंड जो है वो 4 से 7 अक्टूबर को है। उसका पंजीकरण 30 सितंबर को अंतिम तिथि है। उसमें हम फसल चक्र, हरी खाद, बीज एवं जुताई के गुणात्मक कारकों के बारे में हम क्या महत्व है वो हम समझेंगे। चौथा खंड 24 से 27 अक्टूबर को है, जिसकी पंजीकरण की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। इसमें फसल की खेती के विभिन्न पहलुओं जैसे बीज बोना, पौधरोपण, खतरा या वरदान के रूप में खरपतवार, खरपतवार हमारे लिए वरदान है या उससे खतरा है, छटाई, कटाई, निराई गुड़ाई, सिंचाई आदि पर चर्चा करेंगे। और पांचवा और अंतिम खंड जो है वो 6 से 9 नवंबर तक है। उसमें 2 नवंबर को पंजीकरण की अंतिम तिथि है, जिसमें हम जैविक और अजैविक तनाव से बचाव के माध्यम से फसल संरक्षण, कटाई के से पहले और बाद की क्रियाएं, सावधानियां, विपणन आदि के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो इस प्रकार ये सारे जो है विस्तार में है। और यहाँ पे मध्य में हमने एक क्यूआर कोड दिया हुआ है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके आप हमारे वेबसाइट में, वेबिनार में, सीधे इस वेबिनार में आप जा सकते हैं। वहाँ पे चारों खंड में, पांचों खंड में जो हमने यहाँ पे दिखाया, ये 5 खंड जो है, ये 5 आपको अलग अलग दिखेंगे। और उसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। हर एक खंड का रजिस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग करना होगा। हर एक खंड का फीस अलग अलग है। और साधारण सा फीस हमने रखा है 399, 399, 4 दिन के लिए। इस प्रकार 5 खंडों का आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक एक ही दिन में एक बार में कर सकते हैं, या अलग अलग अंतिम तिथि जो दी हुई है उसके अनुसार आप अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो। ये क्यूआर कोड पे स्कैन करके इसको करना होगा। क्यूआर कोड पे स्कैन करके आपको करना होगा। और क्यूआर कोड को आप
स्कैन करने के लिए गूगल पे या जी पे या फोन पे उसके स्कैनर से नहीं होगा। क्यूआर कोड का स्कैन के लिए एक अलग ऐप आता है, जिससे आप एक क्यूआर, कोई भी क्यूआर कोड जो होता है इस प्रकार का, उसको स्कैन करते हैं। तो उसको जब स्कैन करेंगे तो उसमें फिर स्कैन करने के बाद हमारे वेबसाइट का लिंक आएगा, वेबिनार का लिंक आएगा। उस लिंक को क्लिक करने के बाद वो पेज खुल जाएगा, जहाँ पे आप ये सारे खंड आपको दिखेंगे। इस प्रकार आप अपनी सुविधा के अनुसार पंजीकरण कर लें और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो, यही हमारा अनुरोध है। और बाकी आप हमसे सीधे संपर्क करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने वेबसाइट के बारे में भी दिया हुआ है, मोबाइल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, पता भी लिखा हुआ है। लेकिन पते पर मैं बहुत कम रहता हूँ, इसलिए पते पर आके कोई बात नहीं हो सकेगी। आप हमसे सीधे मोबाइल पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पंजीकरण करते समय अपना नाम, स्थान एवं स्वयं का व्हाट्सएप नंबर अवश्य लिखें। उसमें ईमेल आईडी भी लिखना होता है, तो ईमेल आईडी आपको लिखना पड़ेगा। पंजीकरण का जो फॉर्म है उसमें आपको ईमेल आईडी लिखना होगा। और जो हर एक दिन का वेबिनार का, हर एक दिन का, और हर एक दिन में प्रत्येक जो सेशन है, 3 3 सेशन प्रत्येक दिन होंगे, तो उनका अलग अलग जूम लिंक होगा, जो कि हम प्रत्येक खंड का एक एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है। उसमें जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो हम आपका व्हाट्सएप नंबर, आपका नाम उसमें हम सम्मिलित करते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, हम लिंक जिस दिन वेबिनार का जो तिथि है, जो तारीख है, उस दिन शाम को 7:30 बजे से, तो हम 5:30 बजे के पहले, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास तीनों लिंक जो है, 3 सेशन के तीनों लिंक हम प्रत्येक दिन डाल दिया करेंगे। इसी प्रकार से हम करते आए हैं। तो इस यही सुविधाजनक है। ऐसा जिन्होंने इसके पहले के कार्यक्रम को अटेंड किया है, उन उनको ये सुविधाजनक लगा है। तो ये है जो हमने एक आपके सामने निवेदन रखा है। आप इसको ग्रहण करें निवेदन को। और बहुत से किसान बंधुओं ने यूट्यूब चैनल में अलग अलग वीडियो देखने के बाद हमें संपर्क किया, और उन्होंने कहा कि आप इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करें जिसमें हम आपसे सीधे जुड़ सकें। तो उनके, आप लोगों के अनुरोध से ही हमने ये प्लान किया है। इसके पहले भी 2 कार्यक्रम हम कर चुके हैं कृषि पंचांग के ऊपर। उसको हम पुनः कर सकेंगे, लेकिन अभी पहले आप इसमें हमारे साथ जुड़े। इसके बाद हम और एक कार्यक्रम करेंगे जो कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में। उसमें हम पूरे वर्ष का अलग अलग समय में हम पहले से मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार लगा सकते हैं, हम विस्तार में इसी प्रकार 5 खंडों में हम विस्तार से मौसम के बारे में समझेंगे। वैदिक आधार पर हम मौसम का पूर्वानुमान किस प्रकार से लगा सकते हैं, वो इसके बाद आएगा, ये कार्यक्रम होने के बाद। धन्यवाद, नमस्कार।